हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दिमाग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक को और उसी के अंतर्गत पढ़ेंगे शक, कुषाण एवं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ में पढ़ते हैं लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक। शक। यूनानियों के बाद जो है भारत में शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोह था। प्रथम शक राजा कौन था? मोह। नेक्स्ट पॉइंट है, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। शक जो है मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज के लिए भारत में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। गुप्त सम्राट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। नेक्स्ट है, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा जो निर्मित थी का जीर्णोद्धार किया। नेक्स्ट है, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। नेक्स्ट है, भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो है शक राजा अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट है, पारसिया या पहलव। तो आइए देखते हैं पारसिया या पहलव के बारे में। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पारसियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पारसियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पारसियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब कुषाण के बारे में। कौन? कुषाणों के बारे में। तो आइए जानते हैं, पहलों के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? कनिष्क। इनकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की चौथी और बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट है, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। कनिष्क का चरक राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य जो था चरक था, जिसे चरक संहिता की रचना की। चरक संहिता की रचना जो है चरक के द्वारा की गई। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की।
बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था है। नागार्जुन की पुस्तक कौन है? माध्यमिक सूत्र। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। नेक्स्ट है कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। नेक्स्ट है गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन में। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे गुप्त के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आइए जानते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्त लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है विष्णु का उपासक था, विष्णु को मानता था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। ये जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। एक क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है एक चीनी बौद्ध यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त, जो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक शासक रहा हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? कुमारगुप्त ने। यह क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको जो है याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्त थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्त के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे।
ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर के ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। नंबर 1, क्षेत्र। कृषि करने योग्य भूमि जो होते थे उसको क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने योग्य जो भूमि होती थी उसको वास्तु कहा जाता था। चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि जो होती थी जहाँ पर पशु चरते थे उसको चारागाह भूमि कहा जाता था। सिल, सिल ऐसी भूमि होती थी जो जोतने योग्य नहीं होती थी। और फिफ्थ है अप्रहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। साथियों आइए जानते हैं गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। पहला है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर जो है तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर ये जो है भुमरा नागौदा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर ये जो है नैना कुठार मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है दशावतार मंदिर, ये जो है देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है शिव मंदिर, ये जो है खोह नागौद मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश जो है मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुप्त राजाओं के द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? दीनार कहा जाता था। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। नेक्स्ट है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। नेक्स्ट है गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। यह चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। एक क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि धन्वंतरी किसके शासनकाल में जो है किसके दरबार में रहते थे? तो जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र जो है किसकी रचना है? पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा लिखित रचना है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसमें 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है मित्र भेद, नंबर 2 मित्र लाभ, नंबर 3 संधि विग्रह, नंबर 4 लब्ध प्रणाश, नंबर 5 परीक्षा कारित्व। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे।
नेक्स्ट है पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। नेक्स्ट है मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सृजना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। नेक्स्ट है कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा प्रथम भारतीय रचना है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका कि प्रथम भारतीय रचना कौन है, तो प्रथम भारतीय रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके रचयिता जो है कालिदास हैं, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है जो भगवत गीता। ऐसी दूसरी रचना कौन है? ऐसी दूसरी रचना जो है भगवत गीता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। साथियों अब हम लोग जानेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। तो आइए जानते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। कौन था? पुष्यभूति। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। नेक्स्ट है प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखर राजा गृहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। नेक्स्ट है राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। नेक्स्ट है राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष ने जो है शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ये जो है मेन पॉइंट है कि हर्ष क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है ह्वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। नेक्स्ट पॉइंट है हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी में 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। नेक्स्ट है हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान
बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के राज दरबारी कवि थे। यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना जो है बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक या राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। नेक्स्ट है ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाच्य पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। आइए साथियों जानते हैं हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद के बारे में। भंड क्या होता था? भंड जो है प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति होता था। कुंतल क्या होता था? अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त क्या होता था? गज सेना का प्रमुख। नेक्स्ट है अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रसिद्ध केंद्र था। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। साथियों यह जानते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पल्लव वंश के बारे में। तो आइए जानते हैं पल्लव वंश के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। सिंह विष्णु जो है 575 से 600 ईस्वी तक शासक रहा। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु जो है किसका अनुयायी था? सिंह विष्णु जो है वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किराता अर्जुनम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, जो है 600 से 630 ईस्वी तक शासक रहे। उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से 668 ईस्वी तक शासक रहे। उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल है 668 से 670। उसके बाद है परमेश्वर वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल है 670 से 680। उसके बाद आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो 704 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन रहे। उसके बाद आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय, जिनका शासनकाल है 731 ईस्वी से 795 ईस्वी। नेक्स्ट है पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन, जो जिसका शासनकाल है 879 से 897 ईस्वी हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा कौन सा मंदिर है? द्रौपदी रथ मंदिर है। नेक्स्ट है वातपी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था।
जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। जो है महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर जो है द्रविड़ स्थापत्य कला से निर्मित मंदिर है। नेक्स्ट है कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। नेक्स्ट है दस कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरूमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। साथियों अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रकूटों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। तो आइए जानते हैं राष्ट्रकूटों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इनकी राजधानी मनकिर या मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। साथियों ये जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्स राज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांडे, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष जो है किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जो था कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। नेक्स्ट है एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें से 1 से 12 तक बौद्धों, 11 से 29 तक हिंदुओं एवं 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है, वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल या 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट है एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवीनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को के बचने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। साथियों जानते हैं अब चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश या कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप ने की थी। राजधानी मान्यखेट। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? मान्यखेट। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप थर्ड। नेक्स्ट है सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे।
मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य के स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हड़ ने की थी। इसमें विक्रमादित्य शिक्ष के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। साथियों ये जानते हैं चालुक्य वंश अर्थात वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशियन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशियन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें सबसे प्रतापी राजा जो था वो पुलकेशियन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशियन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्नियोष्ठम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मुंगेती मंदिर पुलकेशियन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशियन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशियन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण की। इहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशियन द्वितीय से है। लेखक कौन है? रविकीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशियन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनीजाश्रय की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है चालुक्य वंश बेंगी। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इनकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पांडुरंग था। साथियों आइए जानते हैं अब चोलों के बारे में। कुछ संक्षिप्त जानकारी जो है चोलों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुम थच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडाराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक फर्स्ट, राजराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकंड एवं कुलोत्तुंग। नेक्स्ट है तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक फर्स्ट को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम फिफ्थ को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज फर्स्ट ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडचोल मंडलम बनाया और पोलन रुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज
फर्स्ट शैव धर्म का अनुयायी था। राजराज फर्स्ट जो है किसका अनुयायी था? शैव धर्म का। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। नेक्स्ट है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र फर्स्ट के शासनकाल में हुआ है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। आए जानते हैं चोल काल में भूमि के प्रकार। वेल्लनवागाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। साला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि। देवदान या तिरुनमटक्कनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र फर्स्ट का समकालीन था। नेक्स्ट है, राजेंद्र द्वितीय ने प्राकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूलकर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। नेक्स्ट है, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। नेक्स्ट है, बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवे दवेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करती थी। चोल काल में भूमि कर जो है कितना होता था? उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति के सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। साथियों, जानते हैं उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराया है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कल्लज सोने के सिक्के होते थे। तमिल कवियों में जेंगोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंगतुपड़ी, कम्मन, ओटक्कुटन और
पुंगलेद को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन एवं रन्न कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पारसी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला के का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समेत करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। साथियों, आइए जानते हैं यादव वंश के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघड़ जो है 1210 से 1246 ईस्वी था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।